तैयार तो हूँ मैं माँ बनने के लिए और फिर से तुम्हारी दुल्हन बनने के लिए भी। डॉक्टर, पिछली बार आप वो प्रसव पश्चात का बोल रहे थे। प्रसव पश्चात IUCD यानी PPIUCD डिलीवरी के तुरंत बाद अपनाने से आप बच्चों के बीच 3 साल का अंतर रख सकते हैं। सुरक्षित और भरोसेमंद। इससे आपको मिले बच्चे और पति को प्यार करने की पूरी आजादी। प्रसव पश्चात IUCD अपनाओ और दोनों रिश्ते निभाओ। मेरा ही तो हिस्सा है तू, हर पल का किस्सा है तू। तुझको निहारो और फिर नजरें उतारो। खुशियाँ दी इतनी सारी, सब तुम पे वारो। पर सोचती हूँ कभी कभी, कब तक रहेंगी ये खुशियाँ बनी। अगले बच्चे से पहले रखेंगे 3 साल का फासला, ताकि मुन्ने की हो सही देखरेख और तुम दोनों रहो सेहतमंद। फिर रहेंगी खुशियाँ बरकरार। और इसका एक सही तरीका है IUCD। महिलाओं के लिए सबसे असरदार लंबे समय वाले गर्भ निरोधक उपायों में से एक है IUCD। इसे आप डिलीवरी के तुरंत बाद या फिर बाद में कभी भी अपना सकते हैं। खुशियाँ बोलो, IUCD चलो। सुनो। हाँ, अभी गाड़ी बुलाता हूँ। हेलो ममता वहां, और गाड़ी भेज दो। क्या कर रही हो तुम? अब तक तैयार नहीं हुई? तैयार तो हूँ मैं माँ बनने के लिए और फिर से तुम्हारी दुल्हन बनने के लिए भी। डॉक्टर, पिछली बार आप वो प्रसव पश्चात का बोल रहे थे। प्रसव पश्चात IUCD यानी PPIUCD डिलीवरी के तुरंत बाद अपनाने से आप बच्चों के बीच 3 साल का अंतर रख सकते हैं। सुरक्षित और भरोसेमंद। इससे आपको मिले बच्चे और पति को प्यार करने की पूरी आजादी। प्रसव पश्चात IUCD अपनाओ और दोनों रिश्ते निभाओ। सब नई कहानी दिलचस्प है। अंबाला एयरबेस पर 5 राफेल लड़ाकू विमान की हुई सुरक्षित लैंडिंग। 5 राफेल विमान आज से भारतीय सेना का बन गए हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा, आज से सेना के इतिहास में नए युग की हुई शुरुआत। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में नई शिक्षा नीति 2020 को दी गई मंजूरी। शिक्षा और उच्च शिक्षा में अमूलचूल सुधारों का रास्ता साफ। राम जन्मभूमि शिलान्यास के लिए तैयारियां जोरों पर। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री लेंगे अयोध्या में शिलान्यास कार्यक्रम में भाग। काशी के विद्वान आचार्य विधि पूर्वक धार्मिक शिलान्यास पूजन का संपन्न कराएंगे अनुष्ठान। और विश्व बाघ दिवस आज। हर साल दुनिया भर में 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। पूरे विश्व में बाघों के संरक्षण के लिए लोगों में फैलाई जाती है जागरूकता। नमस्कार, मैं हूं विजय श्रीवास्तव। अब समाचार विस्तार से। भारत की ताकत को कई गुना बढ़ाने वाले राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप अंबाला एयरबेस पहुंच गई है। राफेल विमानों का वाटर कैनल सैल्यूट से स्वागत किया गया। राफेल विमानों के अंबाला एयरबेस पर लैंड करने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना को बधाई दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया कि वर्ल्ड अंबाला में सुरक्षित उतर गए। बाद में राफेल लड़ाकू विमानों का पहुंचना हमारे सैन्य इतिहास में एक नए युग की शुरुआत है। राजनाथ सिंह ने कहा कि मुझे बेहद खुशी है कि भारतीय वायुसेना को लड़ाकू सेना को सही वक्त पर मजबूती मिली है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को हमारी नई क्षमता से चिंतित होना चाहिए तो उन्हें होना चाहिए जो हमारी क्षेत्रीय अखंडता को खतरे में डालना चाहते हैं।
आज कैबिनेट की ओर से एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी गई। देश में स्कूली और उच्च शिक्षा में आमूल-चूल सुधार का रास्ता भी साफ कर दिया गया। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है। 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GIR का लक्ष्य रखा गया है। स्कूल छोड़ चुके 2 करोड़ बच्चों को फिर से स्कूल लाया जाएगा। नई शिक्षा नीति में 3 साल आंगनवाड़ी प्री स्कूल शिक्षा, नई नीति में 12 साल की स्कूली शिक्षा की बात कही गई है और 5+3+3+4 का स्कूली पाठ्यक्रम इसमें बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में 21वीं सदी की नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई है। यह बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 34 सालों से शिक्षा नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। मुझे उम्मीद है कि देशवासी इसका स्वागत करेंगे। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय किया गया है। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने कहा कि उच्च शिक्षा में कई सुधार किए गए हैं। सुधारों में ग्रेडेड एकेडमी, प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता आदि शामिल है। नई शिक्षा नीति और सुधारों के बाद हम 2035 तक 50% सकल नामांकन अनुपात यानी कि GER प्राप्त करेंगे। अमित खरे ने कहा कि भारत सरकार के अनुसार नई शिक्षा नीति में सभी उच्च शिक्षा के लिए एक एकल नियामक गठन किया जाएगा। अमित खरे ने यह भी कहा कि बोर्ड परीक्षाओं के लिए कई प्रस्ताव नई एजुकेशन पॉलिसी में हैं। बोर्ड परीक्षाओं के महत्व को कम किया जाएगा। इसमें वास्तविक ज्ञान की परख की जाएगी। कक्षा 5 तक की मातृभाषा को निर्देशों का माध्यम बनाया जाएगा। रिपोर्ट कार्ड में सब चीजों की जानकारी होगी। आज हिंदुस्तान के इतिहास में एक ऐसा अवसर आया है जब इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता में इस देश की ऐसी शिक्षा नीति जो 1986 के बाद जो स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा में उसकी परिवर्तनकारी सुधारों के लिए एक महत्वपूर्ण रास्ता प्रशस्त करेगा। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक नए भारत के निर्माण की बात की है, जो स्वच्छ भारत होगा, स्वस्थ भारत होगा, सशक्त भारत होगा, समृद्ध भारत होगा, श्रेष्ठ भारत होगा, एक भारत होगा। उस नए भारत के निर्माण में ये नई शिक्षा नीति 2020 मील का पत्थर साबित होगी। एक नई शिक्षा नीति को उसमें मंजूरी दी गई। ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 34 साल से शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं हुआ था और इसलिए आज का ये जो परिवर्तन है और जो नई शिक्षा नीति है, मुझे विश्वास है कि पूरा समाज और सभी देशवासी इसका स्वागत करेंगे और दुनिया के शिक्षाविद भी इसको निश्चित रूप से सराहना करेंगे। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार के जो निर्देश हैं उसके आलोक में एक व्यापक कंसल्टेशन किया गया। इट हैज बीन वाइडली कंसल्टेड एंड जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, थ्रू MyGov प्लेटफॉर्म we approached all the 2.5 lakh gram panchayats for their suggestions. Then when the draft committee report of Dr. Kasturi Rangan's draft national education policy was presented, we got it translated into 22 languages. Again, there were widespread consultations. There was education dialogue with honorable members of parliament. There was a special meeting of Central Advisory Board of Education on 21st of September last year. There was also a special meeting, Parliamentary Standing Committee on Human Resources had taken a special meeting on 7th of November. So there has been wide consultation not only with the governments, state governments, with central ministries, state governments, with the academia, but also the involvement of the common people. ऑनलाइन एजुकेशन और टेक्नोलॉजी, जो आप ऊपर जो 4 बुलेट देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी का जो यूज है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का, वो ऑनलाइन एजुकेशन मतलब सेकंड बुलेट है। टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट के लिए तो यूज होगा ही,
लेकिन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो बाकी एरियाज हैं उसके लिए भी यूज करने के लिए काफी डिटेलिंग है उसमें। अब हम स्कूल के रिफॉर्म्स की तरफ आए तो इसमें काफी पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म्स हैं जो कि इनफैक्ट पहली बार किसी भी एजुकेशन पॉलिसी में आई है। सबसे पहली चीज तो 1986 में जैसा कि ICDS स्कीम का इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन इस बार जो है वो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए एक पूरा करिकुलम बनाने की बात है। करिकुलम के अलावा यूनिवर्सलाइजेशन जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी जो लिखा हुआ है, तो इस शिक्षा को जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा होती है उसकी यूनिवर्सलाइजेशन की बात की गई है। इसका जो करिकुलम है वो NCERT के द्वारा डेवलप होगा और 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं जो आंगनवाड़ी में भी पढ़ते हैं, कुछ बच्चे प्री स्कूल में भी पढ़ते हैं, उन दोनों सिस्टम्स को कंटिन्यू करके वहां पे एक प्ले बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड, फ्लेक्सिबल, मल्टीफेसेटेड जो करिकुलम होता है वो लागू किया जाएगा, जिसके लिए ट्रेनिंग की जाएगी। दूसरा जो एक बहुत बड़ा इसमें निर्णय है वो है कि जो बुनियादी शिक्षा होती है, जो बच्चे 6 से 9 वर्ष के होते हैं जो कक्षा 1 से 3 में पढ़ते हैं, उनके लिए बेसिक लिटरेसी यानी कि साक्षरता, बेसिक न्यूमरेसी जो संख्या ज्ञान होता है, इन दोनों चीजों के ऊपर फोकस करते हुए एक नेशनल मिशन सेटअप किया जाएगा जो सिर्फ इस चीज के ऊपर फोकस करेगी और पूरे देश के बच्चों की ट्रैकिंग करके वो बच्चे कक्षा 3 तक फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को अचीव कर लें, ये उसका ऑब्जेक्टिव रहेगा। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने आज प्रेस वार्ता में बताया कि विगत 24 घंटों में प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के 3570 नए मामले सामने आए हैं। इस समय प्रदेश में सक्रिय संक्रमण मामलों की कुल संख्या 29,997 है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक 45,807 मरीज पूरी तरह ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। कोविड-19 संक्रमित व्यक्तियों में अब तक कुल 1,530 लोगों की मृत्यु हुई है। इस समय आइसोलेशन वार्ड में 30,008 लोगों को रखकर उनका इलाज किया जा रहा है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 3,570 नए प्रकरण सामने आए हैं। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 29,997 है। जो लोग संक्रमित होने के पश्चात पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, उनकी संख्या अब बढ़कर 45,807 हो गई है। संक्रमित व्यक्तियों में से अब तक कुल 1,530 लोगों की मृत्यु हुई है। इस समय आइसोलेशन वार्ड्स में 30,008 लोगों को रखकर उनका इलाज किया जा रहा है। फैसिलिटी क्वारंटाइन में इस समय 3,160 लोग हैं जिनके सैंपल लेकर उनकी जांच करवाई जा रही है। जांच के पश्चात जैसी स्थिति होगी संक्रमण की, उसके हिसाब से इनकी चिकित्सा की व्यवस्था की जाएगी। इस बीच अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने प्रेस वार्ता कर आज बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के नियंत्रण के संबंध में की जा रही कार्रवाई को और बेहतर करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इस संबंध में जनपद स्तर पर जिला अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी की कमेटी गठित करते हुए कार्य योजना तैयार की जाए। उन्होंने इस कमेटी को पर्याप्त वित्तीय अधिकार भी प्रदान किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि आगामी शुक्रवार को वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जनपद गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर का भ्रमण कर इन जनपदों की स्वास्थ्य सेवाओं की मौके पर समीक्षा करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि डोर टू डोर सर्वे के माध्यम से मेडिकल स्क्रीनिंग करने वाली टीम को मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर एक दल को, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर और शामली, सहारनपुर एक दल को, अलग अलग दल को फिर से जो है भेजने का निर्देश दिया है। अभी हाल में चीफ सेक्रेटरी साहब, उनके साथ जो है हेल्थ सेक्रेटरी, IDC साहब, उनके साथ जो है मेडिकल एजुकेशन के सेक्रेटरी, इसके अलावा जो है पंचायती राज के अपर मुख्य सचिव, उनके साथ भी सभी अधिकारी फील्ड में गए हैं। फील्ड में जाने का फर्क पड़ा है और जिले स्तर पर कार्य में सुधार हुआ है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वरिष्ठ अधिकारी फील्ड में निरंतर रहेंगे।
आज अंबाला एयरबेस से राफेल लेकर पहुंचे पायलट विंग कमांडर अभिषेक त्रिपाठी का हरदोई में पतंगबाजी से शुरू हुआ जीवन अब क्रांतिकारी बदलाव की निशानी तक पहुंच गया है। आज भारतीय वायुसेना के इतिहास में राफेल के शामिल होने से देश की मजबूत सुरक्षा की एक नई कड़ी जुड़ी है। राफेल को फ्रांस से उड़ाकर हरदोई निवासी विंग कमांडर अभिषेक त्रिपाठी आज जब अंबाला एयरबेस पहुंचे तो हरदोई के संडीला स्थित मोहल्ला बरौनी में उनके पैतृक निवास पर ताऊ सरोज कुमार त्रिपाठी और उस मोहल्ले के युवाओं ने पटाखे छुड़ाकर और मिठाई बांटकर देश की शान में जुड़ी अपनी खुशी का इजहार किया। बचपन में यहाँ खेलता था, रहता था, कुछ फिर जयपुर में पढ़ा है, कुछ दिन यहाँ पढ़ा है, पढ़ा भला है थोड़ा, बाकी ज़्यादातर पढ़ाई उसकी जयपुर में ही हुई है। पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा था। अभी एक बड़े भाई ने कहानी लिखी थी कि बचपन में पतंग उड़ाता था, हम लोग बड़ा खुश होते थे। आज वो राफेल उड़ा रहा है, उन बचपन में उसको गोदी में खिलाया है, आज उसकी दुनिया में उसका चर्चा हो रहा है। इस बात से हम लोगों को महान खुशी है। खुशी इतनी है कि बताई नहीं जा सकती है, केवल महसूस की जा सकती है। आज संडीला जिला हरदोई का गौरव की बात है कि सारी दुनिया में उसका नाम हो रहा है। इस बात से हम लोगों को बहुत बड़ी खुशी है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए सरकार हर आम और खास लोगों के लिए टेस्टिंग में तेजी लाते हुए रैंडम जांच कराने के लिए लखनऊ के विभिन्न वार्डों में विशेष कैंप लगाकर जांच करा रही है। गोमती नगर खरगापुर में लगाए गए कैंप में सैकड़ों लोगों ने अपनी जांच कराई और ज्यादातर लोग नेगेटिव पाए गए। नेगेटिव पाए गए लोगों में खुशी दिखी और उनका कहना है कि सरकार द्वारा की जा रही टेस्टिंग से जल्दी बीमारी का पता चलने के साथ ही इलाज भी संभव होगा। गोमती नगर जन कल्याण महासमिति के से संबद्ध संकट मोचन जन कल्याण समिति है, इसके द्वारा जो ये कैंप लगाया गया है और गोमती नगर जन कल्याण समिति अब तक जो है करीब 1000 से ऊपर जो टेस्ट करा चुके हैं हम लोग, और उसमें 2 मिनट के अंदर जो है इसकी रिपोर्ट आ जाती है। करीब 175 पेशेंट जो जाँच हो चुकी है इसमें। आज रैपिड एंटीजन टेस्ट है वो किया जा रहा है और उससे जो है तुरंत जो है जाँच में पता लग जाती है और जितने भी जो पॉजिटिव पेशेंट है उनके बारे में फिर दोबारा जो है RT-PCR टेस्ट कराया जाता है, जो नगर CMO द्वारा कराया जाएगा। बहुत खुशी हो रही है, हम लोग सेवा कर रहे हैं और हम लोग निरंतर लगातार जहाँ भी PRB के इवेंट आते हैं तो थाना सरोही नगर से हम लोग यहाँ आए हैं और हमारे साथ जो भी 5-6 लोग आए हैं सबकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हम बहुत बहुत स्वास्थ्य विभाग की टीम का भी धन्यवाद देते हैं कि हम लोग साथ लोग कंधे से कंधा मिला के सही मजबूती से हम लोगों के साथ खड़े हुए हैं। बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। राम जन्मभूमि के शिलान्यास की तिथि 5 अगस्त को तय कर दी गई है। काशी के 3 विद्वान आचार्य विधि पूर्वक धार्मिक शिलान्यास पूजन अनुष्ठान संपन्न करवाएंगे। स्थान के विषय में चर्चा की गई है। जो भी वैदिक धार्मिक अनुष्ठान वहां संपन्न कराया जाएगा वो आयोजक मंडल की ओर से कहा गया है कि काशी विद्वत परिषद की देखरेख में कार्य संपन्न हो। इसके लिए काशी विद्वत परिषद की एक मीटिंग हुई और काशी विद्वत परिषद ने इन तीनों नामों पर मुहर लगाई कि ये 3 विद्वान जाएंगे। काशी विद्वत परिषद की जो भूमिका है, जो धर्म और शास्त्र से संबंधित चिंतन है, जो धर्म संबंधित कृत्य हैं, उनको करने के लिए काशी विद्वत परिषद के संरक्षण में हो, काशी विद्वत परिषद के निगरानी में हो, जिससे कि उसकी धार्मिक मर्यादा बनी रहे। इसके लिए हम लोगों को हमारे परिषद की तरफ से नामित किया गया है। हम लोग वहाँ जाकर देखेंगे कि वैदिक विधि से सब कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं, शिलाओं का पूजन हो रहा है और शिलाएं जिस दिशा में अपेक्षित होती हैं उस दिशा में उनका न्यास हो रहा है। यही सब हम लोग को दायित्व सौंपा गया है और यही कार्यक्रम हम लोग जाके वहां पर करेंगे। अयोध्या में 5 अगस्त को प्रस्तावित राम मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर महाराजगंज में जनपद से सटे भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। नेपाल के रास्ते भारत विरोधी तत्वों की संभावित घुसपैठ के अलर्ट को देखते हुए जनपद से सटी 84 किलोमीटर की सीमा के मुख्य रास्ते एवं पगडंडियों पर SSB पुलिस सहित अन्य सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर हैं और पूरी सीमा क्षेत्र पर कड़ी नजर रखी जा रही है। ADG दावा शेरपा ने बताया है कि 5 अगस्त को प्रस्तावित राम मंदिर शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जिसको लेकर नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के साथ ही खुफिया एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। 5 तारीख को कार्यक्रम को लेके कुछ इनपुट्स है जिसमें कि नेपाल बॉर्डर में सतर्कता बरतने की बात कही गई है और इसमें SSB और यहाँ जो और एजेंसी है और स्थानीय पुलिस है सब
सबका समन्वित प्रयास इसमें है और इसमें पेट्रोलिंग, चेकिंग और तलाशी इत्यादि की जाएगी। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर में विराजमान रामलला स्थल पर दिव्य और भव्य राम मंदिर के लिए 5 अगस्त को भूमि पूजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करेंगे। 5 अगस्त के दिन रामलला जिस पोशाक को पहनेंगे उसे भी तैयार किया जा रहा है। अयोध्या में एक परिवार है जो पिछली 4 पीढ़ियों से रामलला के लिए पोशाक बनाने का काम कर रहा है। इस परिवार के टेलर भगवत प्रसाद और शंकर प्रधानमंत्री के अयोध्या आगमन और राम मंदिर निर्माण के प्रारंभ से बेहद खुश हैं। इनका कहना है कि प्रधानमंत्री का अयोध्या आगमन और राम मंदिर निर्माण की शुरुआत करना विश्व भर के राम भक्तों के लिए एक बड़ा धार्मिक उपहार है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के अतिरिक्त प्रदेश के उच्च प्रशासनिक और सुरक्षा अधिकारी लगातार अयोध्या का दौरा करके प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को अंतिम रूप दे रहे हैं। बुधवार है, हरे रंग का कपड़ा पहनेंगे। ये ग्रह के अनुसार पहनाया जाता है। सोमवार को सफ़ेद, मंगलवार को गुलाबी, बुधवार को हरा, बृहस्पतिवार को पीला, शुक्रवार को ये बादामी रंग का होता है, शनिवार को नीला, रविवार को लाल। बस ये 7 प्रकार के 7 के कपड़े पहनाएंगे। 7 दिन का है। 9 नवंबर को फैसला आया, उसी दिन नई पोशाक अर्पित करते हुए यह संकल्प लिया गया कि माह में 2 तिथियां एकादशी की पड़ती हैं, अमावस पूर्णवासी अर्थात 4 तिथियां एक महीने में पड़ती हैं। अब हर माह 4 पोशाकें और जो पर्व पड़ेगा उन पर्वों पर रामादल ट्रस्ट अपने यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के प्रयासों की सफलता, उनके स्वस्थ दीर्घायु जीवन की कामना को लेकर के अर्पित करता रहेगा और उसी कड़ी में हम अर्पित कर रहे हैं। हम लोग धन्य हैं कि हमारे हाथों से बन रहा है, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ियों के हाथ से बना और हमको ये प्रधानमंत्री जी भी मौका और भी बराबर देते रहेंगे। कोई भी सरकार आवे हमारे हाथ से रामलला ही वस्त्र पहनेंगे। ये खासियत तो ये है, ये हरा पोशाक बुद्ध का दिन पड़ रहा है, इसमें पन्ना जड़ा जाएगा, मोती नवरत्न मिश्र जड़े जाएंगे और ये केसरिया भी कपड़ा है भगवान रामलला के लिए। दोनों पोशाक उसी दिन पहनाए जाएंगे, या हरा पहनाया जाएगा या केसरिया पहनाएगा। प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने आज सिग्नेचर बिल्डिंग में आयोजित प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि प्रदेश में आने वाले त्योहारों और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि शिलान्यास कार्यक्रम के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्थाओं की जानकारी दी। आज शाम से DGP ने अयोध्या और उसके आसपास के 9 जनपदों में वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा है और वो आने वाले बकरीद के त्यौहार, रक्षाबंधन, 5 अगस्त का जो शिलान्यास का कार्यक्रम है और इसके अतिरिक्त 15 अगस्त का जो आने वाला राष्ट्रीय पर्व है, इसके संबंध में स्थानीय पुलिस एवं प्रशासन से समन्वय बना के सभी गतिविधियों पर नज़र रखेंगे। हमारी जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं उस पर भी पूरी सतर्कता बरती जा रही है। जो 5 तारीख का शिलान्यास का कार्यक्रम प्रस्तावित है उसमें कुछ VVIPs का आना प्रस्तावित है। जो भी VVIPs आएंगे उनके गरिमा के अनुसार और उनकी थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से पुलिस व्यवस्थाएं की जा रही हैं और जो भी लोग आएंगे वो कोविड की जो महामारी के गाइडलाइंस है उनका अनुपालन करते हुए पुलिस पूरी सुरक्षा व्यवस्था वहां सुनिश्चित कराएगी। आज विश्व बाघ दिवस है। हर साल दुनिया भर में 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। इस खास दिन का मकसद पूरे विश्व में बाघों के संरक्षण को लेकर लोगों में जागरूकता पैदा करना है। भारत में अभी से लेकर पिछले 1 दशक से ज्यादा खूब बातें हो रही हैं और इसका फायदा भी देखने को मिल रहा है।
दुनिया भर में हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाघों के संरक्षण के लिए लोगों में जागरूकता और जानकारी पहुंचाने के लिए इस खास दिन को चुना गया है। शायद ही किसी ने नहीं सोचा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की शुरुआत पूरी दुनिया के लिए एक सार्थक पहल होगी। खासकर भारत में इसका व्यापक असर देखने को मिला है। बाघों के संरक्षण को लेकर भारत में काफी काम हो रहा है। भारत में दुनिया के करीब 70% बाघ रहते हैं। पिछले 5 सालों में बाघों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। दुनिया के 13 बाघ रेंज वाले देशों में बाघों की आबादी का लगभग 70% हिस्सा भारत में है। इसकी वजह से प्रोजेक्ट टाइगर के माध्यम से देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 2.21% क्षेत्र में 18 राज्यों के 50 बाघ संरक्षित अभयारण्य में संरक्षण का काम फैल गया। साल 1973-74 में भारत में टाइगर रिजर्व की संख्या 9 थी, लेकिन अब इसकी संख्या बढ़कर 50 हो गई है। भारत सरकार के मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया की पहल ने भी बाघ संरक्षण में अहम भूमिका निभाई है। स्मार्ट पेट्रोलिंग प्रोटोकॉल मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोडक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस को एक एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म तक बढ़ाया गया है। We started Project Tiger in 1973 with 9 reserves, but we have gone up to 50 tiger reserves at present. Very recently, 4 tiger reserves have been added. The coverage has gone up to 72,000 square kilometer under tiger coverage. And when any area, national park, sanctuary, which is upgraded to tiger reserve, it enjoys highest degree of protection under the Wildlife Protection Act. अरुणाचल प्रदेश, असम, महाराष्ट्र और उत्तराखंड के जैव विविधता संपन्न क्षेत्र में 4 नए बाघ संरक्षण क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किए गए हैं और वर्तमान में 3 अन्य भी संरक्षित क्षेत्र बनने की ओर हैं। सबसे अहम बात है कि भारत ने वैश्विक लक्ष्य से 4 साल पहले ही बाघों की संख्या दोगुनी करके एक उपलब्धि हासिल की है। People need to be engaged very intensively and brought into the whole conflict mitigation model to ensure that they have a greater buy-in into whatever is being done, and also towards tigers being present. Foot soldiers who actually lead conservation in this country are provided better equipment, more knowledge and more facilities to actually deliver the duties well. बाघ बचाओ अभियान देश में शुरू करने के बाद 12 साल में ही बाघों की संख्या का दोगुना होना एक उपलब्धि सरीखा है। साल 2018 में बाघों की वास्तविक संख्या का पता लगाने के लिए किए गए कैमरों का इस्तेमाल भी एक उपलब्धि ही थी। इसे बड़े सर्वे को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया। साल 2006 में 1411 बाघ, साल 2010 में 1706 बाघ, साल 2014 में 2226 बाघ, साल 2018 में 2967 बाघ। भारत में बाघों के संरक्षण को लेकर कई कदम उठाए गए। एक रणनीति बनाकर देश में इस शानदार और अपनी खास पहचान वाले जीव के संरक्षण में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है और वजह यही है कि इसके सुखद परिणाम भी सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के एक गांव केसरीपुर के निवासी मिट्टी के खिलौनों और सजावटी सामानों के जरिए चाइना के सामानों को टक्कर देने की ठानी है। इस कोरोना महामारी के समय जहां सारे उद्योग धंधे बंद हैं, वहीं केसरीपुर के मिट्टी के कलाकार मिट्टी के बर्तन और सामानों को बनाकर इस गांव में मिट्टी के उद्योग को जीवंत किए हुए हैं। ये चाइना से आने वाले दीपावली पर दिए, झूमर इत्यादि को मात देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। कोरोना महामारी के समय हमारे बनाए गए उत्पादों का मार्केट में ज्यादा बिकना संभव नहीं है, लेकिन आने वाले त्योहारों को ध्यान में रखकर चाइना के सामानों को विशेष रूप से मात देने के लिए केसरीपुर के इन मिट्टी के कलाकारों ने ग्रामीणों ने टक्कर देने की ठानी है। पहले तो दीपावली आ रहा है और चाइना के जो भी सामान है वो सब तो बंद हो गया है। इस तरह को देखते हुए हम लोग दीपावली पर अच्छी तरह तैयारी कर रहे हैं कि चाइना के जो खरीदारी न कर हमारा ही इंडिया के सामान ही यूज करें, जिससे आर्थिक स्थिति भी बनी रहेगी और हम लोग का भी रोजगार बढ़ेगा। अभी चाय वाला पुरवा, चाट वाला पुरवा, लस्सी वाला पुरवा और परई, दिया, यही सब बनाता हूँ सर। आने वाले समय में और दीपावली और ये सब के समय स्टॉक माल रखा जा रहा है। बहुत अच्छे विश्वास है कि अच्छा से अच्छा बेहतर काम हो सके हम लोग का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी अपनाने की पहल को भारत की महिलाएं साकार करने के लिए कृत संकल्पित हैं।
उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने इसको आगे बढ़ाते हुए अपने हाथों से बनाई हुई परंपरागत राखियों को उनकी कलाई पर बांधने के लिए डाक को भेजा है। इन राखियों के बारे में जानकारी देते हुए डूडा के परियोजना अधिकारी जया सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री लगातार कोरोना को संक्रमण के बाद भारत को आत्मनिर्भर होने की बात कर रहे हैं। ऐसे में महिलाओं ने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए पहले पीपीई किट का निर्माण किया है, उसके बाद वो रक्षाबंधन पर भाइयों की कलाई पर बांधने के लिए स्वदेशी राखियां भी बना रही हैं। इन्होंने राखी जब बनाना शुरू किया 20-25 दिन पहले, तभी इनकी ये दिली इच्छा थी जो मुझसे शेयर करी थी इन लोगों ने कि मैडम हम लोग राखी बना रहे हैं और तो हमारी ये इच्छा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथों में हमारी बनी हुई राखी जाए। और जब इस चीज़ को मैंने भी देखा तो मैंने कहा कि बिल्कुल, क्योंकि इन महिलाओं ने जो आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना है उसको पूरी तरह से साकार किया और घरों में बैठ करके देसी सामानों से चाइनीज सामानों का बहिष्कार करते हुए मिट्टी से और आपका तुलसी है, रुद्राक्ष है, फूल से माला बनाई और करीब 20-22 हज़ार राखियाँ इन्होंने पूरे बनारस भर के कई बाजारों में बेची है। और बुलेटिन के अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। अंबाला एयरबेस पर 5 राफेल लड़ाकू विमान की हुई सुरक्षित लैंडिंग। 5 राफेल विमान आज से भारतीय सेना का बन गया हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा, आज से सेना के इतिहास में नए युग की हुई शुरुआत। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में नई शिक्षा नीति 2020 को दी गई मंजूरी। शिक्षा और उच्च शिक्षा में आमूलचूल सुधारों का रास्ता साफ। राम जन्मभूमि शिलान्यास के लिए तैयारियां जोरों पर। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री लेंगे अयोध्या में शिलान्यास कार्यक्रम में भाग। काशी के विद्वान आचार्य विधिपूर्वक धार्मिक शिलान्यास पूजन का संपन्न कराएंगे अनुष्ठान। और विश्व बाघ दिवस आज। हर साल दुनिया भर में 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। पूरे विश्व में बाघों के संरक्षण के लिए लोगों में फैलाई जाता है इसके जरिए जागरूकता। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। सुनो। हाँ